सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग आधुनिक भारत का तृतीय पार्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, भारत के इतिहास की एक ऐसी गौरवमयी गाथा जिसने दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का साहस दिया। और उस साहस की जो गौरव गाथा है, आज उसी का प्रश्न हम लोग लेंगे। ऐसे प्रश्न जो आपके आईएएस और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, ऐसे प्रश्न जो आपको आईएएस और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में कुछ नए प्रश्न उपलब्ध कराते हैं, ऐसे प्रश्न जो आईएएस और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में आपको सफलता दिला सकते हैं, ऐसे प्रश्न जो आईएएस और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों का भय समाप्त कर सकते हैं। आज वैसे ही प्रश्न लेकर हम आपके समक्ष विश्लेषित करेंगे उन प्रश्नों को, उसकी व्याख्या करेंगे और उसके माध्यम से आपको कुछ मार्गदर्शन करने का निश्चित प्रयत्न करेंगे। तो आइए हम लोग इसको एक एक प्रश्न लेकर उसका विश्लेषण करना प्रारंभ करते हैं। जनरली 1857 के संग्राम से ही भारत का स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ माना जाता है। हालांकि 1885 में कांग्रेस के स्थापना के बाद से, लेकिन उसी से हम लोग 57 से ही लेंगे। तो 1857 के जो नायक माने जाते हैं मंगल पांडे, वहीं से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। मंगल पांडे जिन्होंने बैरकपुर छावनी से विद्रोह किया था, असल में वो किस इन्फेंट्री या किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे या किस सैन्य इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो उत्तर होगा 34वें एनआई रेजिमेंट से संबंधित थे। तो मंगल पांडे जो हैं 34वें एनआई रेजिमेंट से संबंधित है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंगल पांडे असल में किस ब्रिटिश रेजिमेंट से संबंधित थे। तो मंगल पांडे 34वें एनआई रेजिमेंट से संबंधित है। बैरकपुर छावनी में उन्होंने विद्रोह किया था। 1857 का संग्राम जो है वो किस तारीख को शुरू हुआ था और किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो 1857 के संग्राम को का प्रारंभ जो माना जाता है 10 मई 1857। कहां से? मेरठ से। कैसे? जब बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे को अपने अधिकारी कर्नल बक की हत्या में फांसी की सजा दे दी गई, अंग्रेजों को लगा कि अब समाप्त हो गया। लेकिन 10 मई को मेरठ सैनिक छावनी के जो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, अपने अधिकारियों की हत्या कर दी और सारे सैनिकों को एकत्र करके कहां चले गए? दिल्ली में। और 57 का संग्राम दिल्ली से प्रारंभ हो गया। शुरू कहां से हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ से सैनिक छावनी से। इसीलिए मेरठ को क्रांति नगर भी कहा जाता है और क्रांति दिवस क्या माना जाता है? 10 मई को माना जाता है। 10 मई 1857 को। 1857 के संग्राम का प्रतीक क्या था? कुछ लोग ये भी मानते हैं कि 1857 का संग्राम कोई आकस्मिक प्रारंभ हुआ घटना नहीं था, बल्कि पूर्व निर्धारित था। तो उन्हीं लोगों का यह मानना है कि 1857 के संग्राम का प्रतीक क्या था? तो उत्तर होगा कमल और रोटी। ठीक है ना? कहा जाता है कमल बांटा गया कुछ लोगों को रोटी। कमल और रोटी प्रतीक बताया गया और तय किया गया कि इस तारीख को विद्रोह होगा। लेकिन अचानक से 10 मई को ही विद्रोह प्रारंभ हो गया। मेरठ सैनिक छावनी से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1857 को बड़ा नाम दिया गया। कोई सिपाही विद्रोह कह रहा है, कोई सैनिक विद्रोह कह रहा है, कोई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानता है। बहुत सारे लोग थे। लेकिन 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पहली बार किसने कहा था? फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष किसने कहा था 1857 के विद्रोह को? तो वो थे बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। एक प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि किसने जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जेल में, जिसको काला पानी कहा जाता था, भारत का इतिहास जेल के दीवारों पर लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जेल में, जिसको काला पानी कहा जाता था, उस जेल की दीवारों पर किसने भारत का इतिहास लिखा है? तो वो भी विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर को माना जाता है। बीडी सावरकर निश्चित ही वीर सावरकर भी माने जाते हैं, एक महान नेता थे। इसमें देखिए विवाद बहुत अलग की बात है, ठीक है ना। मैंने देखा है बहुत सारे लोग सावरकर पर विवाद भी करते हैं, और कोई क्षमादान पत्र लिख दिया था और उस क्षमादान पत्र पर सावरकर का विरोध किया जाता है। तो ऐसे तो कांग्रेस को भी बेगिंग इंस्टीट्यूट तिलक ने कहा था, भिखमंगों की संस्था, किसी ने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने जा रही है, किसी ने कुछ कुछ कहा था, लेकिन उसी कांग्रेस ने भारत की आजादी का नेतृत्व भी किया। माइनस पॉइंट ही नहीं देखा जाता है। और यही नहीं, जेल की दीवार को तोड़कर पूरा समुद्र पार कर गए थे, यही बीडी सावरकर थे। तो निश्चित ही कुछ विवादित चीजों को दूर रखकर भी बात करना चाहिए, केवल उस व्यक्ति के माइनस पॉइंट को ही लेकर नहीं चलना चाहिए। ऐसे तो कमियां सब में थी। और मुझे यह भी लगता है कि सावरकर या भारत का कोई भी स्वतंत्रता सेनानी था, किसी का कॉपीराइट नहीं है, किसी एक पार्टी का कॉपीराइट नहीं है कि दूसरी पार्टी उनका विरोध करे। इसी प्रकार कोई भी स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है, वो किसी का कॉपीराइट नहीं है कि फला उस पार्टी का सदस्य उसको माने कि मेरे थे तो विरोधी पार्टी वाला उसका विरोध करे। ये गलत बात है। स्वतंत्रता सेनानी केवल स्वतंत्रता सेनानी था, वो सबके लिए नायक था। और एक सार्वजनिक पर्सन का मंडन भी होता है, खंडन भी होता है, उसकी बड़ाई भी होती है, उसकी आलोचना भी होती है। लेकिन ये आलोचना अगर विदेशी करे तो माना जा सकता है, हम स्वदेशी होकर अपने नायकों का खंडन करें ये उचित नहीं है। एक दो माइनस पॉइंट लेकर किस परिस्थिति में उस व्यक्ति ने क्या किया, किसने, कौन कौन से नेता ने क्या किया, ये बड़ी अलग अलग कहानियां हैं। ऐसे तो बहुत लोगों पे प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वीडी सावरकर एक निश्चित ही महान नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके एक क्षमादान पत्र को मांगने से, एक पेंशन मांगने से, ऐसे बहुत बार क्षमादान पत्र हर लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, मैं यहाँ डिस्कशन कोई राजनीतिक वक्तव्य देने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन ये चीजें हुई हैं। हमें उनको एक विद्यार्थी के रूप में, एक सिविल सेवा का परीक्षार्थी निष्पक्ष होता है, जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, क्षेत्र से ऊपर उठकर विचार करता है, और निष्पक्षता ही एक सिविल सेवक की प्रमुख गुण है। तो जो भी हम लोग बोलेंगे वो निष्पक्ष बोलेंगे और निष्पक्ष उसका विश्लेषण करेंगे, किसी जाति, पार्टी, धर्म से आधारित होकर कोई लेक्चर नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम के समय किस उर्दू कवि ने उसका आंखों से उसको दिल्ली में देखा था? तो वो प्रसिद्ध उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने 1857 के संग्राम के समय वो दिल्ली में उपस्थित थे और उन्होंने उसको आंखों से देखा था। मिर्जा गालिब का एक प्रसिद्ध कथन है, यहां मेरे सामने खून का दरिया है, अल्लाह ही जानता कि अभी आगे मुझे क्या क्या देखना है। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मेरे आंख के सामने खून का दरिया है, अल्लाह ही जानता है कि अभी आगे मुझे क्या क्या देखना है। ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट किसका है? मिर्जा गालिब का। किस समय है? 1857 के विद्रोह या संग्राम के समय, ठीक है। दिल्ली में उपस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 के संग्राम के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। पामस्टन जो हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। फिर 1857 के संग्राम के समय ब्रिटेन का राजा या रानी कौन थी? तो महारानी विक्टोरिया थी। 1857 के संग्राम के समय भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको मन में इनको लेकर जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और आप एग्जामिनेशन हॉल में इसको बिना जाने बैठ भी नहीं सकते। बात समझ में आ रहा है ना? कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी बहुत, हालांकि कमजोर तो किसी में नहीं होना है, लेकिन थोड़ी बहुत क्षम्य है,
कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें कोई क्षमा नहीं। तो ऐसे ही प्रश्नों को हम यहां पे लेने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसमें कोई क्षमा नहीं है कि आप इसको छोड़ के एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। ठीक है, तो ये जितना प्रश्न मैंने आपको बता दिया कि प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के उस समय, पामस्टन थे। ब्रिटेन की महारानी कौन थी, महारानी विक्टोरिया थी। भारत में गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था। ठीक है ना। लंदन टाइम्स का वह कौन सा प्रसिद्ध पत्रकार था, लंदन टाइम्स का, जो उस समय 57 के संग्राम के समय भारत में उपस्थित था। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। तो W.H. रसल जो लंदन टाइम्स का पत्रकार था, 1857 के संग्राम के समय भारत में उपस्थित था। 1857 के संग्राम के प्रसिद्ध सेनानी तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा भी है। तो रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे, माना जाता है कि तात्या टोपे को के पकड़े जाने के बाद ही 57 का संग्राम समाप्त हो गया था। एक जमींदार दोस्त ने धोखा दिया था उनको और 1859 में पकड़ लिए गए थे। तो उसी ने ही रामचंद्र पांडुरंग उनका नाम था। और इन्हीं के पकड़े जाने, एक प्रश्न ये भी आता है किसके पकड़े जाने के बाद 57 का संग्राम समाप्त हो गया था? तो वो तात्या टोपे के पकड़े जाने के 1859 में पकड़ के उनको फांसी दे दी गई। उसी के बाद से 57 का संग्राम समाप्त माना जाता है। तो ये नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। ये भी प्रश्न कई बार आया है कि नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो नाना साहब जो कानपुर के नाना साहब थे, अंतिम पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे जिनको पेंशन देने से डलहौजी ने मना कर दिया था। तो नाना साहब के ही कमांडर इन चीफ जो थे वो कौन थे? तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। कांग्रेस के पहले बहुत सारी संस्था, मैंने पूरा स्वतंत्रता संघर्ष मैं अपने इसके तहत लिया हूं, तो पूरा आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। स्वतंत्रता संघर्ष दोहरा जाएगा विधिवत। कांग्रेस के पहले एक प्रसिद्ध संस्था थी पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है ना। तो इस पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा, तो 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे जीवी जोशी। ठीक है। और एमजी राणा डे और जीवी जोशी जो हैं 1870 के पूना सार्वजनिक सभा के क्या थे? संस्थापक थे। ये दोनों लोग। काम क्या था? कई बार इसका काम पूछ देता है। तो सरकार यानी ब्रिटिश सरकार और जनता के बीच एक सेतु का काम करना। पूना सार्वजनिक सभा कांग्रेस के पहले एक बड़ी नामी संस्था मानी जाती। एमजी राणा डे और जीवी जोशी, याद रखिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा इसको। एक संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। माना जाता है कि इंडियन एसोसिएशन ही पहली संस्था थी जो एक अखिल भारतीय स्वरूप धारण कर सकी और इसी को नींव बनाकर ही आगे चलकर क्या बना? कांग्रेस की स्थापना हुई। तो एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, SN बनर्जी, जो बंगाल और भारत के प्रसिद्ध नेता माने जाते हैं, नरम दल के नेता माने जाते हैं, वो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इन्हीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में किसकी स्थापना की थी? इंडियन एसोसिएशन। अभी उन संस्थाओं के बारे में प्रश्न चल रहा है जो कांग्रेस के पहले स्थापित हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? वी राघवाचारी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मद्रास महाजन संघ या सभा भी कई बार लिखा रहता है। मद्रास महाजन संघ या मद्रास महाजन सभा 1884 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? वी राघवाचारी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन या बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसके संस्थापक कौन थे? 1885 में एक प्रसिद्ध संस्था स्थापित हुई थी, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। और इसके संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग जो हैं,
किसके संस्थापक थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। एक प्रश्न भी एग्जाम में आता है कि जिस सन में कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसी समय एक और प्रसिद्ध संस्था की स्थापना हुई थी, तो उत्तर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी बंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कहां हुई थी? ठीक है ना, किस स्थान पर अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो है बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, याद रखिएगा, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया था? यह अमेरिका से लिया गया था, ठीक है ना। और ये कांग्रेस नाम इसका किसके उस पर रखा गया था? दादा भाई नौरोजी की। ये इतने प्रश्न एक साथ मैं बता रहा हूं आपको, और बहुत विशेष विशेष प्रश्न है, और जाहिर सी बात है बहुत कम लोग को भी मालूम है। होंगे बहुत लोग मालूम, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हमारी धरती वीरों से खाली नहीं है। भारत के विद्यार्थी जो आईएएस की परीक्षा देने जा रहे हैं वो निश्चित ही रणबांकुरे हैं, ठीक है। तो 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में दादा भाई नौरोजी के द्वारा समर्थित नाम कांग्रेस, जो अमेरिका से लिया गया था, की स्थापना की गई, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो है रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे। उन्हीं को कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है। कई बार ये भी प्रश्न आता है कांग्रेस के पिता कौन थे या कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। बहुत दिनों तक ये महासचिव भी कांग्रेस के रहे, ये भी प्रश्न आता है, ठीक है ना। तो ए.ओ. ह्यूम जो है वो कांग्रेस के संस्थापक थे। कितने कार्यकर्ताओं को लेकर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और उत्तर होगा 72 कार्यकर्ताओं को लेकर, जैसे दादा भाई नौरोजी हुए, फिरोज शाह मेहता हुए, दिनसा वाचा हुए, बहुत सारे बड़े बड़े उस समय भारत के टॉप 72। लेकिन यह भी प्रश्न आता है, भारत के बड़े नेताओं में वो कौन से नेता थे जो 1885 के कांग्रेस की स्थापना में सम्मिलित नहीं थे? तो उत्तर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आश्चर्य की बात है कि ए.ओ. ह्यूम और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के दस्तखत का पत्र ही पूरे भारत के बड़े नेताओं को घुमाया गया था, और वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें स्थापना में शामिल नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चूंकि प्रश्नों के माध्यम से व्याख्या मैं कर पा रहा हूं बड़ा, इसलिए इसको बता दे रहा हूं। ऐसे तथ्य बताने में कभी कभी चूक भी हो जाती है, प्रश्नों के माध्यम से समझ में। यह भी अगर आ जाए कि किसके हस्ताक्षर से पत्र पूरे भारत में कि एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना करनी है, तो वो ए.ओ. ह्यूम का था और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लेकिन ऐसा जरूरी काम पड़ गया, उन्हीं के संगठन का उस समय मीटिंग था उसी साल, इसलिए वो नहीं आ पाए थे। याद रखिएगा, 72 कार्यकर्ताओं को लेके इसकी स्थापना होती, ठीक है ना। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं कांग्रेस के पहले अध्यक्ष माने जाते हैं। 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो हैं वो क्या थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। यानी पहली मीटिंग के अध्यक्ष जो थे वो यही थे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रथम महिला अध्यक्ष और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा जो थी वो थी एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। आयरिश महिला थी जो आई थी 1893 में
थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनकर, और भारत के आंदोलनों में शामिल हो गई। तो उनको ही 1917 में कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो हैं वो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता थी। ये याद रखिएगा, ये सब एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसके साथ और भी फैक्ट्स मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए तो इसलिए थोड़ी सा होना पड़ रहा है। कभी 2, 4, 5 घंटे का लेक्चर अगर देना होगा उस समय, लेकिन फिर भी इसी में गागर में सागर ही भरने का प्रयत्न मैं कर रहा हूं। ठीक है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस से जितने संबंधित प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखिए, बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। किसने कांग्रेस को भिखमंगी संस्था कहा था? बेगिंग इंस्टीट्यूट। भारत के वो कौन से महान स्वतंत्रता सेनानी या नेता थे जिन्होंने कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूट यानी भिखमंगी संस्था कहा था? ठीक है ना, वो कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो, उन्होंने कांग्रेस को भिखमंगी संस्था कहा था, याचना की संस्था कहा था, बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हमेशा याद रखिएगा। वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते मेरी यह इच्छा है कि मैं उसके पतन में सहयोगी बनूं। ठीक है ना, तो वह था करजन। करजन ने यह कहा था कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी यही इच्छा है कि मैं इसके पतन में सहयोग करूं। ये कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, इसको आप याद रखिएगा। भारत के वो कौन से नेता थे, भारत के वो कौन से बड़े नेता थे जिन्होंने यह कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए ताकि उसकी ऐतिहासिकता और महानता बना रहे, नहीं तो राजनीति में फंस के अपना गरिमा खो देगी। तो वो कोई और नहीं थे बल्कि गांधी जी थे। गांधी जी ने ही कांग्रेस की ऐतिहासिकता और गरिमा को अनादिकाल तक, अनंत काल तक बने रहने के लिए ही ये कहा था। लेकिन आप जान ही रहे हैं कि बाद में ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि कांग्रेस के ही नाम पर लोग सत्ता पा रहे थे, तो जाहिर सी बात है उसको किया नहीं जा सकता था। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था, तो कौन सा अधिवेशन था? 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1924 का बेलगांव अधिवेशन जो है वो एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? गांधी जी ने किया था। किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया? ठीक है ना, नरम और गरम दल में। यानी कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया? तो हो जाएगा 1907 का सूरत अधिवेशन। अच्छा, 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष। रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष। ठीक है ना। पहले वो लोग चाहते थे कि तिलक को अध्यक्ष बनाया जाए, बाद में गरम दल वाले चाहते थे कि तिलक को नहीं, लाला लाजपत राय को बनाया जाए। लेकिन नरम दल का जो वर्चस्व कांग्रेस पे, उन्होंने रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया। दोनों दलों में लड़ाई हुआ और नरम दल गरम दल में बट गए 1907 में। लेकिन अगर यह प्रश्न आ जाए कि किस सन में नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए यानी पुनः एकीकरण हो गया, तो 1916 में नरम दल और गरम दल एक बार पुनः कांग्रेस का एकीकरण हो, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। नरम दल और गरम दल का क्या हो गया? आपस में विलय हो। भारतीय अशांति का जनक किसको कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक किसको कहा जाता है? भारत के पहले अखिल भारतीय नेता,
भारत के पहले अखिल भारतीय नेता गांधी जी नहीं थे, भारत के पहले अखिल भारतीय नेता थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना। अब अशांति का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पहले लोग अंग्रेजी शासन को वरदान मानते थे, लेकिन लोकमान्य तिलक ने पहली बार यह प्रचारित किया कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत के लिए वरदान नहीं है बल्कि अभिशाप है। अंग्रेज इसलिए लोगों को एक दूसरे का गला काटने से रोक रहे हैं ताकि वो सबका गला काट सके। इसीलिए वैलेंटाइन सिरोल ने इनको भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिसके लिए इन्होंने मुकदमा भी लड़ा था, हालांकि हार गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया है। भारतीय अशांति के जनक जो हैं वो किसको कहा जाता है, कारण भी मैंने बताया, और लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है ना। तो करजन जो है वो भारत का वायसराय था, और उसी की कुटिल और कपटपूर्ण नीति ने 1905 में बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बांट दिया। अब यहां दो प्रश्न आपको समझना है, ठीक है ना। बंगाल विभाजन की घोषणा किस तारीख को हुई और बंगाल विभाजन किस दिन लागू हुआ? कोई छोटे प्रश्न नहीं है और अनइम्पॉर्टेंट प्रश्न नहीं, बहुत प्रमुख प्रश्न है, क्योंकि आईएएस की परीक्षा में इसी को कठिन बना कर दे देगा। ठीक है ना। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो 19 जुलाई 1905 को हुआ था, और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया था। और इसी दिन यह भी प्रश्न आता है कि किसने विभाजन दिवस को रक्षाबंधन दिवस मनाने का सलाह दिया था? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन विभाजन लागू हो गया था, रक्षाबंधन दिवस मनाने का, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने बंगाल विभाजन के दिवस को रक्षाबंधन दिवस मनाने का सलाह दिया था? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो दो डेट याद रखिएगा, एक 19 जुलाई 1905 को, एक 19 जुलाई 1905 जिस दिन विभाजन की घोषणा हुई, और एक 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल का विभाजन जो है वो लागू हो गया, और इसी दिन रक्षाबंधन दिवस मनाने का निर्णय दिया गया। और बंगाल विभाजन के बाद किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो वो था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन भारत में शुरू हुआ, बड़े क्षेत्र में पहला आंदोलन था। ठीक है ना। एक प्रश्न यह आता है कि स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में जो नेतृत्व किया था सर सैयद हैदर रजा ने। ठीक है ना। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। एक प्रश्न यह भी आता है कि किस सन में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था? तो 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, भारत में 3 दिल्ली दरबार हुए हैं, एक 1877 में, एक 1903 में और एक 1911 में। याद है तीनों डेट याद रखिएगा, 3 दिल्ली दरबार हुए हैं। तो जो तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, जिसमें चार्ज पंचम का पूरा सत्कार किया गया था, और उसी 1911 के जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और यहां एक और प्रश्न बनता है, किस दिल्ली दरबार में या किस सन में घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता नहीं बल्कि दिल्ली होगी? तो 1911 के दिल्ली दरबार में ही यह घोषणा किया गया कि भारत जो की राजधानी अब कलकत्ता नहीं बल्कि क्या होगी? दिल्ली होगी। और यहां एक प्रश्न और एराइज होता है। क्या प्रश्न होता है कि किस सन में भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली हो गई? तो 11 में घोषणा हुआ था कि अब आप भारत की राजधानी, लेकिन किस सन से वो लागू हो गया? तो 1912 होगा। 1912 से ब्रिटिश भारत की राजधानी क्या हो गई?
दिल्ली बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। और यह भी घोषणा कहां हुआ था? यह भी घोषणा 1911 के जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में हुआ था। क्लियर है? 1906 में मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? अंग्रेजों के सह स्वदेशी आंदोलन को और भारत में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने अंग्रेजों के सह पर एक सांप्रदायिक संगठन की स्थापना की थी, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। ठीक है ना? ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह। किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक निर्वाचक मंडल या सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी? तो 1909 का जो अधिनियम था या 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, उसी में पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की थी। ऐसे प्रेसिडेंसी, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बन रहे थे जहां मुसलमान केवल मुस्लिम प्रतिनिधियों का ही चुनाव कर सकता था। यानी एक ही देश में भारत और पाकिस्तान, एक ही क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान दोनों का निर्माण कर दिया गया। यानी कई सारे पाकिस्तान एक ही क्षेत्र में अंग्रेजों ने 1909 के अधिनियम से स्थापित कर दिए। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है कि भारत का विभाजन करता मोहम्मद इकबाल या जिन्ना नहीं था, बल्कि कौन था? मिंटो था। क्योंकि मिंटो ने ही लिखा था कि हम विष के दंत बो रहे हैं, परिणाम भयानक होगा। और 1909 का जो विष का दंत उसने पृथक निर्वाचक मंडल बोया था, वो 14 अगस्त 1947 के पाकिस्तान के निर्माण से चरितार्थ हो गया। वास्तव में भारत का विभाजन करने वाला, की नींव डालने वाला मिंटो ही था। फूट डालो और राज करो की नीति। एक प्रश्न आया था कि फूट डालो और राज करो की नीति को अधिकृत रूप से पहली बार अंग्रेजों ने किस नीति के तहत चरितार्थ किया था? तो बहुत लोग, बहुत सारे नियम थे। वो 1909 का अधिनियम ही था। 1909 का अधिनियम ही था जिसमें अंग्रेजों ने चरितार्थ किया था, पृथक निर्वाचक मंडल बनाकर। ये बताने का कोशिश कर रहे थे कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व, उनके हितों का प्रतिनिधित्व केवल मुसलमान प्रतिनिधि ही कर पाएगा। कितने पाकिस्तान बने, इसका निर्माण आप देख सकते हैं। तो प्रथम दिल्ली दरबार 1877 मैंने बताया था, 1903, 1911। कामागाटा मारू कांड में कामागाटा मारू कांड क्या था? तो कामागाटा मारू जो है 1914 में यह घटना घटी थी, कामागाटा मारू कांड। और कामागाटा मारू असल में एक जापानी जहाज था। ठीक है ना? और इस जापानी जहाज में कुछ भारतीयों को लेकर एक नेता थे, एक गुरदीप सिंह नामक व्यवसायी थे। वो बहुत सारे भारतीयों को लेकर कनाडा जाने वाले थे, लेकिन कनाडा के सीमा पे ही इनको रोक लिया गया और वापस भारत भेज दिया। तो सैकड़ों लोग को लेकर चलने वाला यह जो बड़ा कामागाटा मारू जो पानी वाला जहाज था, वो वापस लौटा। बहुत भारत पहुंचने में बड़ा संघर्ष हुआ, इसीलिए इसको कामागाटा मारू कांड भी कहा जाता है। जापानी जहाज था कामागाटा मारू, जिसको किराए पर लिया था गुरदीप सिंह ने। ठीक है ना? असल में उच्चतम न्यायालय के कनाडा का निर्णय आया था कि ऐसे भारतीय जो सीधे भारत से कनाडा ना आए, वो भी भारत आ सकते, वो भी कनाडा आ सकते। अब बाद में उनको घुसने नहीं दिया गया कनाडा के सीमा प्रवेश, इसलिए बड़ा कांड हो गया ये। लखनऊ समझौता किस सन में हुआ था? 1916 में। और लखनऊ समझौता किसके किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और लीग के बीच में हुआ था। और इसी कांग्रेस और लीग के लखनऊ समझौता में ही
पृथक निर्वाचक मंडल को मान्यता प्रदान कर दिया था कांग्रेस ने, और यही गलती विभाजन का भी कारण बनी। तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसी लखनऊ अधिवेशन में 1916 के नरम दल और गरम दल का क्या हो गया था? एकीकरण हो गया था। भारत में होम रूल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो भारत में होम रूल आंदोलन के प्रणेता दो लोग थे। पहला लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और दूसरा एनी बेसेंट। तो लोकमान्य तिलक ने इसकी स्थापना की थी, होम रूल लीग की स्थापना की थी। कहां? बेलगांव में। और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कहां की थी? मद्रास में की। ठीक है ना? तो भारत में दो होम रूल लीग स्थापित हुई थी। एक तिलक की होम रूल लीग थी, दूसरा एनी बेसेंट की होम रूल थी। और इसी होम रूल लीग आंदोलन को पहली बार भारत में एक संगठित आंदोलन करके स्वराज की मांग की गई थी। एक बड़ा आंदोलन था और इसके प्रणेता कौन थे? लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किस कानून को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है? भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किस कानून को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील या काला एक्ट कहा जाता है? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 1919 में बनाए गए रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। क्योंकि रॉलेट एक्ट के द्वारा किसी को कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता था बिना किसी अपराध के, इसीलिए इसको काला एक्ट भी कहा गया। ठीक है ना? गांधी जी द्वारा छेड़ा गया पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह क्या था, या अखिल भारतीय आंदोलन कौन था? तो ज्यादातर लोग असहयोग आंदोलन लगा देंगे, क्योंकि चंपारण और खेड़ा तो स्थानीय था। तो गांधी जी द्वारा संचालित पहला जो अखिल भारतीय आंदोलन असहयोग आंदोलन नहीं था, बल्कि रॉलेट सत्याग्रह था। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल करवाया था, जिसको रॉलेट सत्याग्रह भी कहा गया था। और इसी रॉलेट सत्याग्रह को गांधी जी द्वारा संचालित पहला आंदोलन, और इसी अखिल भारतीय हड़ताल जो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने करवाया था, देशव्यापी हड़ताल, इसी से अमृतसर की स्थिति खराब हो गई थी और जलियांवाला बाग कांड भी हो गया आगे चल। ठीक है ना? नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसके विरोध में भारत के किस बड़े नेता ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी या वापस लौटा दी थी? तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। मुझे लगता है यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अनगिनत बार यह परीक्षा में आ चुका है। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब यहां दो समानार्थी प्रश्न आते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय किस ब्रिटिश ब्रिगेडियर ने इसको चलवाया था गोली? ठीक है ना? और दूसरा प्रश्न उसी समय समानार्थी आता है कि उस समय पंजाब का गवर्नर कौन था? दोनों डायर थे, लेकिन एक का नाम आर डायर था और एक का नाम ओ डायर था। याद रखिएगा। तो जिस ब्रिगेडियर ने गोली चलवाया था, सैन्य ब्रिगेडियर ने, उसका नाम था आर डायर, रेगिनाल्ड डायर। और उस समय जो पंजाब का गवर्नर था वो ओ डायर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ये किताबों में कंफ्यूजिंग ही दिया रहता है, बहुत किताबों में दिया भी है। तो मैं अपने इस प्रश्नों विश्लेषण के माध्यम से कोशिश यही कर रहा हूं कि ताकि आपको जो उलझाऊ प्रश्न है, जिसके वजह से बच्चे देखिए तैयारी में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि स्पष्ट जानकारी के अभाव, ऐसा नहीं स्रोत बहुत ज्यादा हो गए हैं, स्पष्ट जानकारी के अभाव अभी भी है। और मैंने आपको बताया है कि सिविल सेवा की परीक्षा अधिक जानकारी से नहीं निकलता है, बल्कि स्पष्ट जानकारी से निकलता है।
और वही स्पष्ट जानकारी देने का मैं यहां प्रयत्न कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य यही है, तथ्यों को गिनाना, प्रश्नों को गिनाना, लाइक्स और सब्सक्राइबर बढ़ाना, वीडियो को वायरल करना, यह हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य यही है, आप तक विश्लेषण परक और सारगर्भित जानकारी प्रस्तुत करना है, ताकि आप जो हैं, जो कंफ्यूजन होता है जीएस के पेपर में, वो दूर हो। यही मेरा उद्देश्य है और हर विषय के लिए मैं ये करूंगा, हर विषय के लिए। अब आप लोग जितना ही इसको लेक्चर को पसंद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोशिश करिए, जरूर लोग जाने समझें और इसका लाभ उठाएं, और यही मेरा उद्देश्य भी है और यही आप लोग करिए भी, ठीक है ना। भारत में वह कौन सा आंदोलन था जो 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति, याद रखिए, 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर लड़ा गया था या किया गया था? 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति, तो वो था असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य तय किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया वो कौन सा आंदोलन था जो पूर्ण स्वराज के उद्देश्य से लेकर लड़ा गया था? पूर्ण स्वराज, 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति, असहयोग आंदोलन। और पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को लेकर कौन लड़ा गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1920 में चलाया गया असहयोग आंदोलन 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चला गया था, और 1930 में प्रारंभ किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को लेकर लड़ा गया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कहीं कहीं 5 फरवरी भी दिया गया, हालांकि सरकार ने रिकॉर्डेड उसको 4 फरवरी माना है। तो 4 फरवरी 1922 को जब असहयोग आंदोलन पे चरम पर चल रहा था, तो चौरी चौरा के कुछ जनता ने पुलिस वालों को थाने में रखकर जला दे। उसके पहले वो गोली चलाए थे, इस वजह से भीड़ अनियंत्रित हो गई। तो 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 को, और असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। उस समय एक प्रसिद्ध नेता का प्रसिद्ध स्टेटमेंट आता है, ठीक इसी समय जब जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट किसका था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था। भारत का महान क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो 1924 में कानपुर में स्थापित हुई थी, किसने इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया, और 1928 में इसकी स्थापना हुई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद, भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। भारत में क्रांतिकारी ही पहले ऐसे राजनीतिक वर्ग थे जिन्होंने आजादी के बाद भारत के राजनीति का ढांचा समाजवादी होगा, इसको बताया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस तारीख को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। और वो एक नारा जो काफी तेजी से बोल रहे थे, उद्बोधन कर रहे थे, बहरों को सुनाने के लिए अधिक कोलाहल करना पड़ता है। उस बम का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि खाली बेंचों पे बहरों को सुनाने के लिए अधिक कोलाहल करना था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी दस्तावेज द फिलॉसफी ऑफ बम, यानी बम का दर्शन, की रचना किसने किया था? भगवती चरण बोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ बम क्रांतिकारी दस्तावेज का रचना किया था। किसके कहने पर किया था? तो भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के कहने पर भगवती चरण बोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ बम यानी बम का दर्शन लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अगर इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से पढ़ें तो संदेह ही नहीं है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई परेशानी हो। प्रसिद्ध गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी? 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी। सोहन सिंह भकना भी इसके संस्थापकों में से एक थे, ठीक है ना। तो 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल इसके संस्थापक माने जाते हैं, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला, प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला और उसके बाद अभिनव भारत, इनकी स्थापना एक ही व्यक्ति ने की थी, मित्र मेला और अभिनव भारत। तो मित्र मेला और अभिनव भारत दोनों क्रांतिकारी संस्था थी और दोनों की स्थापना किया था वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। यानी भारत में क्रांति के बीज को भी इन्होंने बोने वाले कौन थे? वीडी सावरकर ही थे, अभिनव भारत। चटगांव आर्मरी रेड यानी चटगांव शस्त्रागार आक्रमण जो है वो किस भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी के नेतृत्व में हुआ था? तो भारत के महानतम क्रांतिकारी सूर्यसेन जो है वो चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित हैं। उन्होंने 1930 में अंग्रेजों के शस्त्रागार जो था चटगांव का, उस पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया था 1930 में। तो बंगाल के महान क्रांतिकारी सूर्यसेन ने यह काम किया था। भारत का वह कौन सा क्रांतिकारी थे जो मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे? तो उत्तर होगा सूर्यसेन। सूर्यसेन पहले मास्टर थे, लेकिन क्रांति से प्रभावित होकर उन्होंने एक संगठन बना लिया, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। याद रख लीजिए इनका संगठन, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। और इसी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। पहले ये मास्टर थे, टीचर थे, इसीलिए मास्टर दा के नाम से इनको जाना जाता था। प्रसिद्ध नेहरू रिपोर्ट किस सन में पेश किया गया था? 1928 में। और नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं, इनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। और इसी नेहरू रिपोर्ट में किस प्रकार के शासन की स्थापना की मांग की गई थी? तो स्वतंत्र भारत की मांग नहीं की थी, बल्कि औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमेनियन स्टेट्स की मांग की गई थी, माने आधी आजादी। शासन तो हम करेंगे लेकिन अंतिम सत्ता अंग्रेजों की रहेगी, इसी को कहा जाता है डोमेनियन स्टेट्स यानी औपनिवेशिक स्वराज। उपनिवेश तो अंग्रेजों के हम बने रहेंगे लेकिन अपने राज करेंगे, ये डोमेनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार के राज्य की मांग नेहरू रिपोर्ट में की गई थी? डोमेनियन स्टेट की मांग की गई थी। कांग्रेस का वो कौन सा प्रसिद्ध अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित नेहरू ने किया था, यानी जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी अधिवेशन में क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेहरू ने कहा था कि अब ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष झुकना ईश्वर और जनता दोनों के विरुद्ध अपराध है। ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट याद रखिएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। गांधी जी ने जो 1930 में 12 मार्च 1930 को जो दांडी मार्च प्रारंभ किया था, वो कितने कार्यकर्ताओं को लेकर प्रारंभ किया था? साबरमती आश्रम से 78 कार्यकर्ताओं को या स्वयंसेवकों को लेकर प्रारंभ किया था। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च। और दांडी कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 को। मुट्ठी भर नमक लेकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। और जिस दिन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, उसी दिन से भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो ये दो डेट आपको कंठस्थ होना चाहिए। 12 मार्च 1930 जिस दिन दांडी मार्च शुरू हुआ था, और 6 अप्रैल 1930 जिस दिन नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को
तेज बहादुर सप्रू और जयकर के सहयोग से गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को जाने के लिए तैयार किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता जो है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। क्यों करना पड़ गया? क्योंकि मैकडोनाल्ड अवार्ड के माध्यम से दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का बात किया गया था। गांधी जी अनशन पे आ गए थे कि मुसलमान तो ठीक है लेकिन दलितों को हिंदू से अलग नहीं होने देंगे। तो अनशन खत्म करने के लिए ही गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था, ठीक है ना, पूना समझौता, जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल तो रद्द कर दिया गया लेकिन केंद्रीय असेंबली और स्थानीय असेंबलियों में दलितों के लिए आरक्षित सीट को बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 26 सितंबर 1932 को 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और क्या कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। ये डेट याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने किस तारीख को मुक्ति दिवस मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, ठीक है ना। अच्छा, ये क्यों मनाया था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में पूरे भारत को अंग्रेजों ने झोंक दिया। तो उस समय भारत के कई राज्यों में, लगभग 9-7 से अधिक राज्यों में कांग्रेस की सरकार स्थापित थी। तो कांग्रेस की सरकार ने इसलिए सामूहिक त्यागपत्र दे दिया कि अंग्रेज बिना कारण बताए भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिए, इसीलिए एक साथ त्यागपत्र दे दिया। और इसी के कारण से जो है मुस्लिम लीग बहुत प्रसन्न हुई और उसने मुक्ति दिवस मनाया कि कांग्रेस से मुक्ति मिला। पाकिस्तान शब्द के जनक कौन थे? तो पाकिस्तान शब्द का जो जनक था वो था चौधरी रहमत अली। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का क्या था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का यह छात्र था। बहुत सम्मान से मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि भारत के विरुद्ध जो कार्य करेगा वो मेरे सम्मान का पात्र भी नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी बड़ा। तो चौधरी रहमत अली ने अपने एक किताब, जो ये प्रश्न आता कि कहां का छात्र था चौधरी रहमत अली, तो चौधरी रहमत अली जो है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। और चौधरी रहमत अली ने एक पत्र निकाला था, नाउ एंड नेवर। याद रखिएगा, ये पत्र बहुत एग्जाम में आता है। किस पत्र में निकाला था? अभी नहीं तो कभी नहीं, माने अभी अगर पाकिस्तान नहीं ले पाओगे तो कब्बो पाकिस्तान नहीं पाओगे। तो चौधरी रहमत अली ने अपने लेख नाउ एंड नेवर में पहली बार मुसलमानों के लिए खालिस देश पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था और इसी को मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य बताया था और वही पाकिस्तान शब्द का या पाकिस्तान देश के निर्माण का आधार बना। प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने कब पारित किया? 1940 के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया। यह वही पाकिस्तान शब्द है जिसका जनक चौधरी रहमत अली था। अच्छा, इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस लाहौर अधिवेशन का, जिसमें पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था, उसका क्या किया था? अध्यक्षता किया था। अंग्रेजों के किस प्रस्ताव को गांधी जी ने दिवालिये बैंक के नाम भविष्य के तिथि में भुनाने वाला चेक कहा था? दिवालिये बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक जो है, गांधी जी ने किस प्रस्ताव को कहा था? तो 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने यह कहा था, ठीक है ना। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव किस तारीख को पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। और इसी 8 अगस्त 1942 के कांग्रेस के अधिवेशन में, जो मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में हुआ था, इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, यानी भारत की आजादी के लिए भारत की जनता कोई भी प्रयत्न करे। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। तो प्रश्न आता है,
9 अगस्त 1942 को भोर में अंग्रेजों ने किस ऑपरेशन के तहत कांग्रेस के सभी बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया? तो उत्तर है ऑपरेशन जीरो आवर। 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ भारत छोड़ो। 9 अगस्त 1942 को भोर में ही कांग्रेस के सारे बड़े नेता ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिए गए और आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। इसके बावजूद भी चरम पर पहुंचा। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस तारीख को मुस्लिम लीग ने लागू किया, या किस तारीख को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया? डायरेक्ट एक्शन फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए हर प्रकार का हिंसा करने का दावत जो है वो जिन्ना की धूर्तता और मक्कारी ने किस तारीख को दिया? 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस लागू किया। जमकर हिंसा हुआ भारत में। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अच्छा, इस अंतरिम सरकार में नेहरू का पद क्या था? यह भी प्रश्न कई बार आया है। तो कोई लड़का प्रधानमंत्री लगा देगा, कोई अध्यक्ष लगा देगा, लेकिन असल में नेहरू का जो पद था वो उपाध्यक्ष का था, प्रधानमंत्री का नहीं था। 2 सितंबर 1946 में नेहरू के नेतृत्व में जिस अंतरिम सरकार का गठन हुआ उसमें नेहरू का डिजिग्नेशन क्या था? पद का उपाध्यक्ष था। अध्यक्ष गवर्नर जनरल था माउंटबेटन। इस सारी चीजों को याद करके रखिए, ठीक है ना। उस समय का जो अध्यक्ष था वो गवर्नर जनरल ही था और नेहरू क्या थे? उपाध्यक्ष थे। नेहरू क्या थे? उपाध्यक्ष थे, ठीक है ना। 2 सितंबर 1946 को जो गठन हुआ अंतरिम सरकार का, उसमें नेहरू का पद क्या था? उपाध्यक्ष था। मन बाटन योजना, मन बाटन योजना कब पारित किया गया? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, जिसको मन बाटन योजना कहा जाता है क्योंकि इसने भारत और पाकिस्तान दो देशों का निर्माण किया था। 3 जून 1947 का जो माउंटबेटन योजना था उसी की वजह से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, इसीलिए इसको मन बाटन योजना भी कहा जाता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था कि कब तक हम भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। तो उत्तर होगा जून 1948 को। जून 1948 तक एटली ने घोषणा किया था कि हम भारत की सत्ता छोड़ देंगे। और कब किया था? 20 फरवरी 1947 को। ब्रिटिश संसद से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटिश संसद से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 18 जुलाई 1947 को। 4 जुलाई को पेश किया गया था और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया और 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत का निर्माण। तो इस प्रकार से आज स्वतंत्रता संघर्ष का पूरा प्रश्न मैंने जितने महत्वपूर्ण थे कोशिश किया मैं बता दूं। हालांकि गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया है, जहां तक संभव था इतने लेक्चर में हो पाया। बहुत प्रश्न हो सकते हैं लेकिन सबको लेकर बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा, इसलिए मुख्य मुख्य प्रश्नों को लिया गया है। लेकिन निसंदेह ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में निसंदेह ये महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हर हाल में ये आपके लिए लाभदायक जरूर हो। नए लेक्चर के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।